हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम पढ़ेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी। बट गैस क्रोमेटोग्राफी को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि यार क्रोमेटोग्राफी का ना जो इंट्रोडक्शन है और जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो जानना यार हमारे पास बहुत जरूरी हो जाता है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, दैट इज पार्ट 1 ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हम आई कार्ड पे भी जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले वो देखनी है, उसको समझना है एंड देन कम टू द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी गैस क्रोमेटोग्राफी। तो देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी की अगर मैं बात कर लेता हूं सिंपल तरीके से, तो यार किसी भी तरीके की क्रोमेटोग्राफी में मैंने आपको पहले भी बोला है कि तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तीन चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं कि यार किस तरीके का हम मोबाइल फेस यूज कर रहे हैं, किस तरीके का मोबाइल और स्टेशनरी फेस यूज कर रहे हैं, किस तरीके का मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस यूज कर रहे हैं कि भाई मोबाइल फेस क्या है और स्टेशनरी फेस क्या है। ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाता है कि यार किस कैरेक्टरिस्टिक पे अगर मैं बात करता हूं, किस कैरेक्टरिस्टिक पे हमारे पास क्या है, कोई चीज की सेपरेशन हो रही है। अगर हमारे पास सैंपल है तो जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो किस बेसिस पे हमारे पास क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। किस बेसिस पे हमारे पास क्या होते हैं यार, सेपरेट होते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं व्हाट इज अ मैकेनिज्म क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस क्या चल रहा है उसको सेपरेट करने का। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई कि यार क्या क्या प्रॉपर्टीज लग रही हैं और किस तरीके से सेपरेट हो रहा है, दैट इज अ मैकेनिज्म। एक एक करके तीनों को ही डिस्कस करेंगे, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट पार्ट में कि जिस तरीके की नाम होता है, जिस तरीके का नाम होता है क्रोमेटोग्राफी का, उसी तरीके का हम क्या करते हैं यार, हम बेसिकली मोबाइल फेस लेते हैं। कैसा लेते हैं, मोबाइल फेस। तो इस क्रोमेटोग्राफी का नाम हमें दिख रहा है यार गैस क्रोमेटोग्राफी। तो हमारे पास जो मोबाइल फेस होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखेंगे कि यार मोबाइल फेस क्या निकल के आया, हमारे पास गैस निकल के आया। मोबाइल फेस क्या निकल के आई यार, हमारे पास गैस निकल के आई। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, गैस निकल के आई। आगे यहां पे अगर मैं देख लेता हूं स्टेशनरी फेस की अगर मैं बात करूं तो स्टेशनरी फेस कैन आइदर बी द लिक्विड और एज वेल एज द सॉलिड एज वेल। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यार कि लिक्विड भी ले सकते हैं और सॉलिड भी ले सकते हैं स्टेशनरी फेस में। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास स्टेशनरी फेस में क्या हो जाएगा यार, लिक्विड हो सकता है और क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, है ना। सॉलिड और लिक्विड कुछ भी हो सकता है। देन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें, अगर बात कर ले तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है बात। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ध्यान से सुनेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है। यहां पे हमारे पास यार दो चीजें आती हैं, दो चीजें कि एक होता है वोलेटाइल नेचर एंड सेकंड इज पोलर नेचर, या उसका हम बोल सकते हैं पोलराइजिंग पावर। मतलब हम बोल सकते हैं कि पोलर बनाने की ताकत है या नॉन पोलर है, वो समझ में आनी चाहिए बात। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं जीसी की दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी की, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं यार हमेशा क्या करूंगा, वो वाले कंपोनेंट्स लूंगा जो कि हमारे पास क्या होंगे यार, वॉलेटाइल नेचर के होंगे। मतलब मैं यहां पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूं। दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज जीसी का। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात कर लूं कि गैस क्रोमेटोग्राफी में ना हम अपनी तरफ से सैंपल नहीं ले सकते। हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन बांध दी है गैस क्रोमेटोग्राफी ने कि हमें वही सैंपल सेपरेट करने में अच्छा लगेगा, वही सेपरेशन होगी, उन सैंपल की सेपरेशन होगी जो सैंपल्स कैसे होंगे यार, वॉलेटाइल होंगे। वॉलेटाइल मतलब हीट करने में वो वेपराइज हो जाए, वेपर फॉर्म में आ जाए, वो वाले ही सैंपल हम क्या कर सकते हैं यार, गैस क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट आउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। दैट इज अ वॉलेटाइल नेचर कि भाई कैसा है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल तो होना ही चाहिए, वो कम और ज्यादा डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशंस क्या है, पर वॉलेटाइल होना चाहिए। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि वॉलेटाइल नहीं होगा तो जीसी नहीं लगा सकते। इतनी बात क्लियर। अगर हम बात करते हैं तो अगर यहां पे हम देख लें, सिंपल प्रोसीजर देख लेते हैं, देखेंगे तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि यार हमारे पास एक यहां पे कंटेनर होता है दैट विल कंटेनिंग मोबाइल फेस की थोड़ी सी बात करते हैं, मोबाइल फेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो मोबाइल फेस इज बेसिकली क्या, मैंने बताया आपको कि जिस तरीके का क्रोमेटोग्राफी का नाम उस तरीके का ही हमारे पास मोबाइल फेस, दैट इज हमारे पास गैस होगा। गैस, इतनी बात समझ में आती है। अब गैस कैसी, इनर्ट गैसेस, ध्यान रखेंगे भाई, इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस क्यों ले रहे हैं, ताकि वो जो कैरियर हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल फेस जो हम यूज कर रहे हैं, वही सैंपल के साथ रिएक्ट ना कर जाए ना। हमारे पास क्या होगा कि यार हमेशा क्या लेनी है, इनर्ट गैसेस।
गैसेस। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया यार एक हीलियम ले लिया, हमने क्या ले लिया, हीलियम ले लिया, जो कि एक इनर्ट गैस ही है, वो मोबाइल फेस में ले लिया, और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं हीलियम का। तो इतनी बात क्लियर हो गई, दैट इज अ मोबाइल फेस। मोबाइल फेस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ से हमारे पास एक स्मॉल पाथ होता है, पतली ट्यूब होती है जिसमें हम मोबाइल फेस को रन करवाते हैं, जिसमें हम मोबाइल फेस को रन करवाते हैं। आगे यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, सैंपल इंजेक्टिंग पोर्ट आ जाती है, सैंपल इंजेक्टिंग पोर्ट आ जाती है। दिस इज अ सैंपल इंजेक्टिंग पोर्ट, दिस इज अ सैंपल इंजेक्टिंग पोर्ट। यहाँ पे हम सैंपल डालेंगे अपना, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सैंपल डालेंगे अपना। अब सैंपल मैंने आपको क्या बोला यार, सैंपल ऐसा सैंपल होना चाहिए जो कि वॉलेटाइल हो। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे सैंपल को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, ताकि सैंपल जो था वो क्या हो कि यार वेपर की फॉर्म में आ जाए। अब ये नहीं है कि मान लो कि ये अगर हीलियम का गैस पार्टिकल है तो हीलियम गैस पार्टिकल ऐसे स्टोन को थोड़ी ना अपने ऊपर रखने देगा, कैरियर मतलब ये गैस पार्टिकल इसके ऊपर स्टोन थोड़ी ना बैठ जाएगा। गैस के ऊपर भी वो गैस किसको कैरी करेगी, जो खुद कैसा है, वेपर के फॉर्म में। तो देयरफॉर सैंपल क्या करेगा, सैंपल हमें वेपर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हम क्या करते हैं यार, टेम्परेचर देते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे सैंपल को वेपराइज करते हैं। तो देयरफॉर अल्टीमेटली गेट वेपराइज, वेपराइज लिख देते हैं, वेपर बन गए इसके सैंपल के, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होती है। आगे चले यार, यहाँ पे सैंपल में तो यहाँ पे क्या होता है कि ना एक कॉलम बना होता है, कॉलम बना होता है ऐसे, अगर हम देखें तो कॉलम बना होता है, और इस वाले पोर्शन में ये जो हमने सर्कुलर ट्यूब ली है, इसके अंदर हमारे पास होता है यार स्टेशनरी फेस। इतनी बात ध्यान रखेंगे, स्टेशनरी फेस होता है इसके अंदर। में स्टेशनरी फेस मान लेते हैं, यहां से स्टेशनरी फेस था, यहां से स्टेशनरी फेस था, और आगे चल के हमारे पास यार यहाँ पे क्या हो गया, डिटेक्टर लग गया, यहाँ पे डिटेक्टर लग गया, ये हमारे पास डिटेक्टर, एंड देन हमारे पास इसके बाद ये कंप्यूटर में हमारे पास ग्राफ दिख जाएगा, ठीक है। ग्राफ की भी आगे बात करेंगे, पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि यार ये हमारे पास क्या है, कॉलम बोलते हैं। जैसे स्टेशनरी, जहां पे हमारे पास स्टेशनरी फेस होता है उस चीज को हम बोलते हैं यार कॉलम। कॉलम में क्या है, स्टेशनरी फेस है, ऐसा फेस जो मूव नहीं कर रहा, उसके ऊपर कौन मूव कर रहा है, मोबाइल फेस मूव कर रहा है, कैरियर फेस मूव कर रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे पास सैंपल है वो भी स्टेशनरी फेस के ऊपर रन करेगा। तो स्टेशनरी फेस अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे यार लिक्विड ले लिया, मान लेते हैं लिक्विड ले लिया। तो अगर मैं इस गैस फेस को अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ पे ये लिक्विड फेस है, इसके ऊपर ये रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि इस पूरे को मिटा के डिटेक्टर और ग्राफ आगे समझेंगे, इतना पोर्शन समझ में आ गया यार, मोबाइल फेस होता है, सैंपल है, वेपराइज फॉर्म में डाल रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे स्टेशनरी फेस में क्या हो रहा है, तो मैं इसको आपको इनलार्ज करके दिखाता हूं, इनलार्ज करके दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि मान लेते हैं कि ये पोर्शन एक हमारे पास क्या है, कॉलम का है, स्टेशनरी फेस के कॉलम का है, और यहाँ पे ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, किसमें, स्टेशनरी फेस में। इतनी बात क्लियर होती है। पर अगर मैं बात करता हूं कि जो हमने सैंपल लिया है उसमें हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं ए, बी और सी, 3 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 3 तरीके के एलिमेंट्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स हैं, 3 तरीके के एलिमेंट्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स हैं, ए, बी और सी एलिमेंट्स हैं एक सैंपल में। तो अगर ये सैंपल यहाँ पे रन करेगा तो यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और यहाँ पे सी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। इतनी बात समझ में आती है ना, इतनी बात समझ में आती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि स्टेशनरी फेस में हमारे पास जो सॉल्वेंट के थे, सॉल्वेंट जो हमने सैंपल लिया था वो मोबाइल फेस पे कैरी आउट करके वो आगे की तरह मूव कर रहा है। अब यहाँ से जब बाहर निकलेंगे ना, तब आता है हमारे पास मैकेनिज्म डिपेंडेंट अपॉन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट इज द पोलर एंड सेकेंड इज द वॉलेटाइल नेचर। जो वॉलेटाइल नेचर है, वॉलेटाइल नेचर ये प्राइमरी फैक्टर होता है। समझेंगे बात को भाई, गैस क्रोमेटोग्राफी में पहले ही बोलती है वॉलेटाइल नेचर इज अ प्राइमरी फैक्टर। सैंपल भी ऐसा लेना है जो वॉलेटाइल हो। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं कि यार ए का मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, ए का मैंने कंसीडर किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसीडर करा कि ना यार ये हमारे पास क्या है, वॉलेटाइल है, सबसे ज्यादा मोस्ट वॉलेटाइल है, ठीक है, मोस्ट वॉलेटाइल है, सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट वॉलेटाइल है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारे पास ये नॉन पोलर है, मानते हैं नॉन पोलर है।
इसके साथ साथ अगर बी को मैं देखता हूं तो मेरे पास ये वॉलेटाइल है और ये पोलर है। और सी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारे पास आता है कि यार एक हम बात कर लेते हैं कि ये लीस्ट पोलर है, मान लेते हैं लीस्ट पोलर है, सबसे कम वॉलेटाइल है सबसे कम, और ये पोलर पर हमारे पास सबसे लेस वॉलेटाइल है। इतनी बात क्लियर होती है। ये 3 कंडीशन ले ली, इस पे हमें बेसिस पे देखेंगे कि यार इसका मूवमेंट कैसा होगा। ध्यान से देखेंगे, अगर इस स्टेशनरी फेस में जो लिक्विड लिया है, फॉर इंस्टेंस अगर हम कंसिडर कर लें कि उसका नेचर कैसा है, पोलर है, तो मैं ये बोलूंगा कि यार जो वॉलेटाइल ज्यादा होगा ना इस स्टेशनरी फेस में से, वो उतनी जल्दी बाहर निकलेगा। मतलब जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे वो उतनी जल्दी और दूर भागेगा। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि यार ए ना सबसे ज्यादा जल्दी भागेगा। दैट इज मोर द वॉलेटिलिटी मोर विल बी इट्स स्पीड। अब समझ में आती है। अब मैंने बोला कि यार स्टेशनरी फेस का जो नेचर है दैट इज पोलर और नॉन पोलर, वो अगर किससे सेम हो जाता है, सैंपल के कंपोनेंट से। सैंपल के कंपोनेंट्स मतलब ए बी और सी से सेम हो जाता है, तो वो ज्यादा देर तक टिके रहेंगे किस पे, सैंपल पे, वो स्टेशनरी फेस पे। तो अगर मैं देखता हूं कि यार ए का तो नेचर नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर से तो कभी एफिनिटी दिखाएगा ही नहीं, तो देयरफॉर ये वाला जो क्राइटेरिया है वो भी इसको फेवर कर रहा है कि वो जल्दी बाहर निकले। पहला तो कर ही रहा है कि भाई वॉलेटाइल है, निकलेगा ही निकलेगा। पोलर जो नॉन पोलर वाला क्राइटेरिया भी इसको फेवर कर रहा है कि वो जल्दी बाहर निकले। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। फिर हमारे पास अगर देखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ए जो है हमारे पास सबसे पहले इस ट्यूब से बाहर निकल के आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास मोस्ट वॉलेटाइल भी यही है और हमारे पास नॉन पोलर भी यही है। आगे यहां पे बात कर ली कि यार हमारे पास जो बी जो है, बी अगर हम बात कर लेते हैं, ये इससे ज्यादा वॉलेटाइल है सी से। दोनों ही पोलर हैं, जाने दोनों ही नहीं देगा, पर समवॉट वो चला ही जाएगा, थोड़ी देर बाद वो डिटेक्टर से डिटेक्ट हो ही जाएगा। पर पहले कौन होगा, पहले वो होगा जिसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी हमारे पास यार बी की ज्यादा है, तो बी उसके बाद आएगा, दैट इज बी आ जाएगा हमारे पास सेकंड पोजीशन पे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे। इतनी बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। तो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगा यार पोलर और वॉलेटिलिटी। पोलर होगा, ज्यादा पोलर होगा, और लिक्विड जो हमारे पास स्टेशनरी फेस है दैट इज लिक्विड, अगर वो भी पोलर होगा तो वो टिकाएगा, थोड़ी देर टिकाएगा, पर वो इतनी जल्दी मूव नहीं करने देगा। जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा उतनी जल्दी भागेगा स्टेशनरी फेस से बाहर निकलने के लिए। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब ना अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक टर्म बोलता है दैट इज अ रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम मतलब कि भाई स्टेशनरी फेस पे रुकने की टेंडेंसी कितनी है, स्टेशनरी फेस पे रुकने की, रिटेन होने की टेंडेंसी कितनी है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार कि वॉलेटाइल नेचर अगर बढ़ेगा, वॉलेटाइल नेचर अगर बढ़ेगा तो क्या वो स्टेशनरी फेस पे रुकेगा, नहीं रुकेगा, बिकॉज वो जल्दी भागेगा स्टेशनरी फेस से। तो देयरफॉर रिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर मैं सेकंड क्राइटेरिया ले लूं, दैट इज अगर पोलर नेचर का अगर मैं सॉल्यूट लेता हूं या नॉन पोलर का लेता हूं, तो अगर स्टेशनरी फेस का नेचर जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं उससे सेम हो गया, तो हमारे पास रिटेंशन टाइम ज्यादा आएगा, क्योंकि वो टिका रहेगा उस स्टेशनरी फेस पे। इतनी बात क्लियर होती है। देन अगर अपोजिट हो गया तो वो जल्दी भागेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन अगर हम यहाँ पे बात करें, रिटेंशन टाइम क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मैं यहां पे देखता हूं कि यार डिटेक्टर ने डिटेक्ट किसको किया, सबसे पहले यार ए को डिटेक्ट किया, देन मैंने आपको बताया था बी को डिटेक्ट किया, एंड देन हमारे पास सी को डिटेक्ट किया। पर अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो टाइम वर्सेस सैंपल का अगर मैं वो करता हूं ग्राफ प्लॉट, सैंपल का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मैं ये देखूंगा कि यार जो ए की कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं ये निकल के आई, उसके बाद अगर मैं देखूं तो हमारे पास बी निकल के आया ये, एंड देन अगर मैं बात करता हूं सी की कंसंट्रेशन ये निकल के आती है, तो डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, उसका नेचर है वो लास्ट में निकल रहा है, पर एक सैंपल में सी की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। हायर द पीक हायर विल बी द कंसंट्रेशन, जिसका यहाँ पे हम एरिया वाइज भी कंसीडर करते हैं। जितनी ब्रॉडर, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उस कंपोनेंट की उस सैंपल में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, डन होना चाहिए इतनी बात। तो इसकी पीक कम आ रही है, बी का कंपोनेंट
कम है, देन ए का है, देन सी का है। अगर मैं बात करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं छोटे से बड़ा, तो हमारे पास बी सबसे कम, फिर देन ए आ जाता है, फिर सी आ जाता है। बट अगर मैं बात करता हूँ टाइम, सबसे पहले कौन निकल रहा है? फर्स्ट निकल रहा है भाई ए, सेकंड निकल रहा है बी एंड थर्ड निकल रहा है सी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात हमारे पास डन होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि यार हम ये भी बता सकते हैं कि रिटेंशन टाइम किस हिसाब से चल रहा है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे मैं बात कर लेता हूं कि यार हमारे पास जो कॉलम होता है, कॉलम जो होता है हमारे पास, जहां पे स्टेशनरी फेस ये वाला जो चीज थी हमारे पास, ये हमारे पास जो स्टेशनरी फेस में हम कॉलम यूज कर रहे थे, इसकी बेसिकली हम लेंथ लेते हैं यार हमारे पास 3 to 6 फुट लेते हैं, 3 to 6 फुट लेते हैं, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। कहीं कहीं हमारे पास 8 to 12 फुट भी लिखा है, वो बहुत रेयरली ली जाती है। अगर मैं सिंपल सी बात कर लूं कि यार हमारे पास अब एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं जीसी को यूज करने के? एडवांटेजेस ये है, एक तो ये फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स दे देता है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स दे देता है। पर इसके अंदर क्या होती हैं चीजें, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाती है कि यार एक्सपर्ट हैंडलिंग चाहिए, एक्सपर्ट हैंडलिंग चाहिए, एक्सपर्ट हैंडलिंग चाहिए, क्योंकि भाई इतना सारे इंस्ट्रूमेंटेशन लगे हुए हैं, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो ढंग से हमारे पास एक्सपर्ट हैंडलिंग चाहिए, ग्राफ को रीड करने के लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। डिसएडवांटेजेस की मैं बात कर ली, तो डिसएडवांटेजेस में मैंने बात कर ली, तो यार हमारे पास मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बिगेस्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन दे देता है कि ओनली एंड ओनली द वॉलेटाइल नेचर कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड, ओनली एंड ओनली द वॉलेटाइल नेचर कंपोनेंट्स कैन बी यूज्ड, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर एक और एडवांटेज की मैं बात कर लूं ब्रीफ में थोड़ा सा, तो हमारे पास आता है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी इन द सेंस इसकी प्रिसिशन जो होती है रिजल्ट्स देने की, वो बहुत अच्छी होती है। मतलब स्मॉल सैंपल में भी ये क्या करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप सो गाइज आपको जीसी का सब कुछ समझ में आया होगा कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। इसमें एक पंप भी होता है जो कि हमारे पास हीलियम क्या होता है, हीलियम गैसेस को थोड़ा सा फोर्सफुली उस ट्यूब में खींचने का तरीके से कोशिश करता है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आई होप सो गाइज क्लियर होगा। तो दैट्स इट इन द पार्ट 4 ऑफ क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और तब तक अगली वीडियो नहीं आती, जब तक जुड़े